अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूँ यशमीन जमाल। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया है उसके हवाले से, और कल के दिन की जो सूरत हाल थी मैंने तफसील के साथ आपके साथ वो शेयर की, क्योंकि जब आगाज़ हुआ था, जब इसका ऐलान किया गया था, उस वक्त ये कहा गया था कि सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में हमारे कारकुनान ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं और वो खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करना चाहते हैं। लेकिन पहले दिन ये हम नहीं कह रहे, कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं कह रहा, कोई जर्नलिस्ट रिपोर्टर नहीं कह रहा, फवाद चौधरी साहब ने खुद रिकॉर्ड पर आकर कहा कि मेरे पास 81 लोगों की लिस्ट जो है वो पहुंच गई है जिन्होंने गिरफ्तारी दी है। ये खाली लाहौर या पंजाब की बात हो रही थी, लाहौर की बिलखुसूस के पहले दिन उन्होंने खुद ये फिगर आके मीडिया पर दिया था। हमने नहीं कहा कि 100 से भी कम लोग थे जिन्होंने पहले दिन गिरफ्तारी दी। फिर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो कोई भी ऐसा खातिर खा नाम इनकी क़यादत में से, लीडरशिप में से अभी भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती जिनके बारे में कहा जा सके कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर गिरफ्तारी दी है। बल्कि जो SP सिटी हैं पेशावर के, उन्होंने तो रिकॉर्ड पर आके इस बात की वजाहत भी की कि हमारे लोग वहां पर प्रिजनर वैन्स लेकर खड़े रहे, क्योंकि हमें बताया गया था कि यहाँ पर कोई मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा गिरफ्तारी देने के लिए, क्योंकि PTI की तरफ से ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था कि पेशावर में लोग अरेस्ट होने के लिए गए मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो उसकी वजाहत उन्होंने रिकॉर्ड पर आके की। उसके बाद अगर रावलपिंडी का हवाला आपके साथ शेयर करें तो ये भी मेरे सामने अभी फिगर है, कोई 90 अफराद का बताया जा रहा है कि जिनको जो फहरिस्त सामने आई है उसके अंदर नाम है उनका, और उसके अंदर से भी आजम सवाती साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि इन्हीं 90 अफराद में आजम सवाती का नाम भी, और वो ये कह रहे हैं कि मैं शाह महमूद कुरैशी को पूछने के लिए गया था और मुझे अरेस्ट कर लिया गया, वरना मेरा नाम तो वेटिंग लिस्ट में था, मैंने अभी अरेस्ट नहीं होना था। जो कुछ खातिर खा नाम ऐसे हैं लीडरशिप के जो कि इस वक्त अंडर अरेस्ट हैं, उनमें असद उमर की बात कर लें, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर लें, ये वो लोग हैं जिनके फैमिली वाले अभी भी रिकॉर्ड पर आकर ये कह चुके हैं कि हम इनकी जमानतों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इनको इस तरीके से गिरफ्तार नहीं रखा जा सकता। तो थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन है कि खुद आप आगे बढ़े, खुद आपने कहा हम मुहिम चला रहे हैं, हम गिरफ्तारी देंगे, अब आप जमानतें अप्लाई कर रहे हैं। और आज का जो दिन है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प इसलिए है कि मुल्तान में आज कैंपेन चलनी थी, कोई जगह भी वहां पे तैनात किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था एक जगह को भी कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ से गिरफ्तारियां देंगे। लेकिन सुनने में यही आया कि जो लोकल लीडरशिप है वो भी मिसिंग थी वहां पे, जो कारकुनान है वो भी नहीं वहां पर पहुंचे, और कोई भी गिरफ्तारी मुल्तान में नहीं हुई है जेल भरो तहरीक के हवाले से। तो इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में, और कुछ बात करेंगे। एक बार बार बात की जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में जो माशी मामलात हैं हमने उससे बहुत बेहतर कर दिए अपनी हुकूमत के अंदर। तो आज के प्रोग्राम में एक हिस्से में ये भी बात करेंगे, कंपैरिजन भी करके देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा दौरे हुकूमत जो है उसमें फिगर्स या स्टैट्स जो हैं वो बेहतर थे। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, जो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिए। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। जान में बैठना चाहते हैं, प्रिजन जान ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो जेल पुलिस की वैन में आकर बैठ जाए या मुतलका थाने में अपनी गिरफ्तारी पेश करें। पाकिस्तान के जितनी भी पार्लियामेंटेरियन है उसको जल्द से जल्द समान पार्क बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि पूरे जिला मर्दान से 4 सेनेटर और 8 MPs और 2 MNs के काफिले में 105 आदमी पेशावर पहुंच गए और
105 आदमियों से भी तकरीबन 75 आदमी वो मोटरवे से वापस आ गए। हमारी तरफ से तो इनविटेशन थी, अरेंजमेंट्स भी थी कि अगर कोई रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तार होना चाहता है तो दे आर वेलकम। कुछ लोग गाड़ियों में बैठे भी, लेकिन ऊपर छत पे भी चढ़े, फिर बाद में उन्होंने टायर पंचर कर लिए। जान में बैठना चाहते हैं, प्रिजन जान ओपन है, खड़ी हुई है, आप उनमें बैठ सकते हैं। गुलाम गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो जेल पुलिस की वैन में आकर बैठ जाए या मुतलका थाने में। जी नाज़रीन, ये कुछ क्लिप थी हमारी टीम ने तैयार की थी। आखिरी जो विजुअल डेरा इस्माइल खान का, उसकी तो जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने खुद ही वजाहत कर दी। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से कोई सर्कुलर इशू नहीं किया गया कि DI खान ने भी के लोगों ने भी जाके गिरफ्तारी देनी है, तो अली अमीन गंडापुर साहब का कहना था इसलिए मैं इस वक्त किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं दूंगा। जो मेहमान शख्सियात तारुफ करवा के गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से बिलाल कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, तारिक चौधरी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं आप लोगों की इजाजत से कुरैशी साहब अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं सर, सिंस आप लोग लीड कर रहे हैं इस वक्त ये जो तहरीक जो आप लोग कह रहे हैं कि आप चला रहे हैं मुल्क में, आज मुल्तान के ऊपर अगर मैं पहले आपसे बात कर लूं सर, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, मुल्तान की जेल की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया आपकी जेल भरो तहरीक के अंदर? अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं मुल्तान में मौजूद हूँ, दूसरी बात यह है कि मुल्तान में आज नवा शहर चौक हमारा मुल्तान की मरकजी जगह है जहां आपका प्रेस क्लब भी वाक़ है और शहर की सेंट्रल प्लेस है। हमने उसी की अनाउंसमेंट की, वहीं तमाम प्रिजनर्स बहन आई, तमाम हमारे लोग इकट्ठे हुए और हजारों की तादाद में इज्तिमा था। आज आपके मीडिया ने शायद PTV कवर ना कर सके, लेकिन जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन सब ने दिखाया वो सारी गैदरिंग लोगों की, लोग किस तरह से वहां मौजूद थे। हमने चूंकि एक तरतीब दी है, जिस तरह से आज गवर्नमेंट पार्टी या गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो जिस तरह से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं और बड़ी बहादुरी से शादियाने बजा रहे हैं और बड़ा इस पर खुश हो रहे हैं कि गिरफ्तार नहीं हुआ। भाई हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है, हम तो सिंबॉलिक इस सिस्टम के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के रवैये के खिलाफ, पंजाब में और KP में इलेक्शन ना होने के खिलाफ अपने जो बुनियादी हुकूक है उनको सरेंडर कर रहे हैं। और वहां हमने चूंकि तरतीब बनाई है, हर जिले से मुंतखब अराकीन असेंबली लीडरशिप और साथ 200 वर्कर्स वो गिरफ्तारियां देंगे। आप बिलीव करें, आप किसी मीडिया के लोगों से पूछिए, आप बिलीव ना भी करें क्योंकि आपकी मजबूरी है। दिन मुल्तान का दिन था, गिरफ्तारियां कब देंगे? और मुझे तो नहीं पता था कि इस वक्त आप खुद भी मुल्तान में, आपका इस वक्त मेरे टॉक शो पे होना और जेल में ना होना, ये भी एक सवाल है कि अगर मुल्तान में आज जेल भरो तहरीक का दिन था तो सर फिर आपको भी गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, नहीं? ये आपने साथ डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को, कमिश्नर मुल्तान को या IG पंजाब को साथ बिठाना था, उनसे पूछना था कि जी इतना बड़ा जो इज्तिमा हुआ मुल्तान में 10,000 से ज्यादा लोग थे और लोगों ने वहां ऐलान किया कि जी हम मौजूद हैं, तशरीफ लाएं, जिसने हमें गिरफ्तार करना है क्यों गिरफ्तार नहीं किया। देखिए मैं इसको भी किसी तमस्सुर के अंदाज में या जोक के अंदाज में नहीं पेश करना चाहता। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को अब इस बात का अंदाजा हो गया कि लोग जिस तरह से ये खौफ के बुत तोड़ चुके हैं। मैं आपका इंट्रो प्रॉपर नहीं सुन सका, जो 2-3 वर्ड्स मुझे समझ आई। एक तो मैं कैटेगोरिकली आपको इनकार कर रहा हूँ इस बात पे तस्दीक के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी हैं, आजम सवाती है, किसी शख्स ने अभी तक बेल अप्लाई नहीं की। हाँ ये जरूर हुआ कह दिया वो बेल भरो पर चले गए, जेल भरो से बेल भरो तहरीक की तरफ ट्रांजिशन हो गया है। असद उमर साहब की एहलिया रिकॉर्ड पर हैं, वो कह रही हैं हम अप्लाई करेंगे, जमानत हमें उनकी वेयर अबाउट्स नहीं पता। जी ऐसा नहीं, असद उमर साहब की एहलिया के जाती ट्विटर अकाउंट से आप उनकी स्टेटमेंट्स देख सकती हैं। टीवी पर बैठकर कोई स्टेटमेंट देना बड़ा आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज के बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर किसी की बेल एप्लीकेशन हुई है, आप प्लीज प्रेजेंट करें, मैं आपसे मदद करूंगा। आप या टीवी पे लोगों के सामने उसको पेश कर देंगे जी ये फलां शख्स ने बेल अप्लाई की है। हाँ ये जरूर हुआ कि जब गुफ्तगू में शामिल कर लूं, मुझे इजाजत दे। मैं ये जो आपने वो PTV पे जो है वो वैसे ही इल्जाम आ जाता है। मेरे पास एक इंडिपेंडेंस भी बैठे, मैं अगले इसी राउंड में उनसे भी पूछूंगी कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है। बिलाल, जब ये जेल भरो का ऐलान हुआ था, आपकी जमात से जो भी दोस्त हमारे शोज पे आते थे हम उनसे सवाल करते थे कि कोई प्रेशर महसूस कर रहे हैं, ये तो बड़ा कोई इसका पॉलिटिकल फॉल आउट हो सकता है और आप लोगों को नुकसान होगा। नाउ दैट 2-3 दिन हो गए अनफोल्ड होते हुए, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ डू यू लुक एट इट? एक सर्कस है जी, चल रहा है।
और शायद एक ऐसी मुनफरिद जेल भरो तहरीक है जिसका आगाज़ तहरीक के लीडर ने बेल अप्लाई करके और बेल पकड़ के किया। खुद बेल ली और दूसरों को कहा कि जेलों में जाओ, तो खुद घर में बैठना चाहते हैं, कारकुनान को आगे करके सियासत करना चाहते हैं। तो ये जेल भरो तहरीक तो नहीं है जी, ये तो जेल बचो तहरीक है, और यही हमें नज़र आ रहा है। एक दिन शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तारी दे देते हैं, तस्वीरें खिंचा लेते हैं, अगले दिन उनके साहबजादे जो हैं वो कोर्ट में होते हैं और मिलना भी चाहते हैं। तो सडनली देखिए, पहले अपना एक सर्कस चलाने के लिए, फिर पता नहीं अजीब से पिंजरे बना के इनके लोग लाहौर में फिर रहे थे, और हमने देखा है कि जगह जगह तो बाकायदा वैनें खड़ी हुई हैं, खाली हैं, और इनके बंदे नहीं आ रहे। कुछ जगहों पे तो इनके बंदे भागे भी हैं। तो खान साहब की फॉलोइंग की भी हकीकत यही है। ये पहली दफ़ा इनका ख्याल था कि पता नहीं इनके पीछे बड़ी दुनिया चलेगी या ऐसे कोई प्रेशर होगा। ये फ्रैंकली तो एक इनकन्वीनियंस है, मतलब कि देखिए और कुछ नहीं है। अब इनको भी समझ नहीं आती कि जेलों में रहना है, जेलों से बाहर आना है। कहीं ये खबरें भी आ रहे हैं अंदर चले गए हैं तो साथ बेल के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। अब कहीं फिर शिकायत करें कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी हमें हुकूक जेल के दिए जाएं। भाई आपको किसने कहा था जेल जाने को? और ये भी कह रहे हैं कि हमें मर्जी की जेल में नहीं रखा जाए। फिर कोर्ट्स को क्लॉग अप भी कर रहे हैं, फिर दरख्वास्तें डाल के। तो आपने उस दिन देखा भी जब जैन कुरैशी साहब कोर्ट में थे तो आगे से बेंच ने किस तरह के रिमार्क्स पास किए थे। तो हकीकत ये है कि इनको खुद नहीं पता, खान साहब को और इनके लोगों को खुद भी नहीं पता कि सुबह क्या कहना है, शाम को क्या कहना है। खान साहब भी कभी शाम को कुछ और, कभी सुबह कुछ और, कभी इस्तीफे दे देते हैं पार्लियामान से, फिर इस्तीफे वापस मांग लेने के लिए पार्लियामेंट के सामने बैठ जाते हैं, फिर कोर्टों का रजू करते हैं। तो असल में हकीकत ये है कि ये चाहते हैं कि एक जो इनका सर्कस है ये जारी रहे। अच्छा, आप ये पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से लॉन्ग मार्च कर ली, वो ठुस हो गई, अब ये कर रहे हैं, ये ठुस हो रहा है। ये खबरों में रहने की कोशिश करें, ये नाकाम हो रही है। और आखिर में मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि खान साहब ने जो तमाशा लगाया कोर्ट्स के सामने कि उन्होंने एहसान किया कौम के ऊपर। चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट पेश होके काफ़ी दिन उनको मोहलत मिलती रही, बुलाया गया, फिर मोहलत मिली और उन्होंने कहा मैं नहीं पेश होता। फिर जिस दिन हुए भी उस दिन भी उन्होंने एहसान किया, लेट आए, फिर कहा गाड़ी से मुझे मेरी पेशी ले लें, फिर रैंप लगी, फिर आहते के अंदर उनके जत्थे आए। तो ये एक तमाशा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो रहा जी। वो आप कह रहे हैं कामयाब नहीं हो रहा। चलो मैं इस पे मजीद आपसे बात करूं, तारिक चौधरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर, वो कहते हैं कि हमारे तो बड़े लोग थे वहाँ पे जो गिरफ्तारियां देने के लिए मुल्तान में आए और गिरफ्तारी क्यों नहीं ली गई, इस पर सवाल करें। और थोड़ा सा ये भी कॉमेंट कर दें कि सर मुल्तान के बारे में मैं PTV से हूँ तो अंडर रिपोर्ट करी हूँ, यही सूरत हाल थी जो मैंने कहा है। देखें ना, अभी तक तो जो मैंने आने से पहले देखा था वो खुद कह रहे हैं कि जी किसी ने पकड़ा नहीं। अगर पकड़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, वो तो ज़ाहिर है मुल्तान खुद मौजूद है। और आपने जो सवाल किया था, कुरैशी साहब मेरे साथ भी शो में आते रहते हैं कि वो खुद क्यों नहीं गिरफ्तार हुए। कुछ लोग कह रहे थे, ये सारी रिपोर्टेड बातें हैं, गलत हो सकती हैं कि जी जैन कुरैशी साहब ने जहाँ गिरफ्तारी देनी थी वहाँ नहीं पहुँचे और सी बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन हम तक तो पहुँच रही है ना, मौजूद है। लेकिन मैंने जो पिंडी में देखा, जहाँ मैं मौजूद हूँ, 3 सीटें हैं कौमी असम्बली की इस्लामाबाद की, और सारी की सारी सीटें सिवाय गुजर खां की एक कौमी असम्बली की सीट की सारी सीटें PTI के पास थी। 80 बंदे गिरफ्तार हुए हैं कल, और वो लोग हैं जो नुमायाँ लोग हैं जिनको हम सब जानते हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता। उनके अलावा अगर शेख साहब की जो अकेले की लार्जर देन लाइफ उनकी एक पॉलिटिक्स है, वो सबसे बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के और 16 दफ़ा वज़ीर रह चुके हैं, उनके साथ कितने लोग थे, ये सब कुछ मैंने आपने इन सब दोस्तों ने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ कितना बड़ा हजूम था। जिस शहर में सारी की सारी सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें PTI की हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ उनसे भी एक तारीख़ का तालिब इल्म के तौर पर पूछना चाहता हूँ कि ये जेल भरो तहरीक क्या होती है। हमने तारीख में पढ़ा है प्री पार्टीशन, जो उस वक्त बादशाह खान साहब थे, गांधी साहब थे, उस वक्त के और जो मुस्लिम लीडरशिप थी, वो एक गैर मुल्की साम्राज्य के ख़िलाफ़, एक इलेजिटिमेट हुकूमत के ख़िलाफ़ जिसने बरसगीर पर कब्ज़ा किया हुआ था, उसके ख़िलाफ़ जेल भरो तहरीक या सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाया करते थे। दूसरा फेज़ हमने देखा अपनी ज़िंदगी में अयूब खान साहब की, मैंने देखा नहीं पढ़ा, और इज़्ज़ाज़ साहब के दौर में बचपन में देखा हमने 81 में 82 में MRD की तहरीक में कि लोग जो थे पॉलिटिकल वर्कर, एक मार्शल लॉ जो कि गैर आईनी हुकूमत थी, एक गैर कानूनी हुकूमत थी जिसके खिलाफ जदोजहद करना पॉलिटिकल वर्कर का फ़र्ज होता है, उसके खिलाफ लोग जाते थे 5-5, 10 की टोली में और लोग गिरफ्तार होते थे, सिंबॉलिकली गिरफ्तार होते थे और लोग गिरफ्तार होते थे। वाकई ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के पीछे क्या है? क्या इस वक्त मुल्क में कोई इलिजिटिमेट हुकूमत है? वो तो कहते हैं, वो तो देखे ना, वो तो उनकी राय है। क्या पाकिस्तान में कोई गैर मुल्की रजीम जो है वो कोई किसी अंग्रेज़ ने कब्जा किया हुआ है? क्या पाकिस्तान का आइन जो है वो जो है काम नहीं कर रहा? क्या आइन जो है इन अबेंस है? क्या पाकिस्तान की अदालतें जो है नजरिया ज़रूरत के तहत काम कर रही हैं? अदालतें आज़ाद है, हर रोज़ एक दिन में 4-4 मरतबा बेलें मिलती हैं पॉलिटिकल वर्कर्स को।
रोज़ जो है इमरान खान साहब को इस्तिस्ना मिलता है, रोज़ उनको तारीखें मिलती हैं। सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं, सबको। मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, मुल्क के 2 सूबों में आज भी सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं। 1 महीना पहले तक मुल्क के 2 बड़े सूबों में भी इनकी अपनी हुकूमतें मौजूद थी। तो फिर ऐसी कौन सी बात है कि 2013 में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते हैं और 2023 में वो जेल भरो की तहरीक चलाते हैं। और मैंने ज़िंदगी में, मेरे लिए पॉलिटिकल वर्कर इतना काबिल एहतराम है, वो PTI का हो, वो JUI का हो, पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा है कि पुलिस के अफसर जो हैं वो माइक्रोफोन लेकर, मेगाफोन लेके ऐलान करते हैं, दावत देते हैं कि आए तशरीफ लाएं, हम आपको गिरफ्तार करें, और लोग गिरफ्तार नहीं होते। अच्छा, और PTI की तरफ से बार बार ये भी दावा किया जा रहा है कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। यही बात KPK के लिए भी कही गई थी, वो रिकॉर्ड पे उनकी हायरार्की आगे कहीं को आया नहीं। मुझे बताइए कि जिस सूबे में 10 साल हुकूमत की गई है, वहाँ से वो मैंने क्लिप देखा, या तो फिर क्लिप को हम उसको डिनाई करें कि वो सवात में गालिबन महमूद खान साहब के घर के बाहर कहता है कि खान साहब तशरीफ लाएं, गिरफ्तारी दें, वो तशरीफ नहीं लाते। साबिक गवर्नर साहब, साबिक स्पीकर साहब कोई गिरफ्तार नहीं होता। साबिक गवर्नर साहब ने तो रिकॉर्ड पे कहा हम क्यों दें गिरफ्तारी, हमारे लोगों को उठा के मैं वो नहीं कहना चाह रहा था, मुझे पश्तो नहीं आती, उन्होंने कहा मैं नहीं समझता था, लेकिन आपने तशरीह कर दिया। जो पिंडी में जो कुछ हुआ, लाहौर में जहाँ मरकजी लीडरशिप है, आजकल एक स्लोगन है कि लाहौर PTI का होगा, लेकिन वहाँ से 80 बंदे, आपने खुद बताया कि ऑन रिकॉर्ड 81 फवाद ने खुद बताया। मैं आखिरी बात ये करूँगा कि मैंने मुल्तान में कितने पकड़े गए, कितने पकड़े गए, कोई लीडरशिप अपना पॉलिटिकल उसका जो असला खाना होता है ना, उसके सारे हथियार एकदम चला ले तो अल्टीमेटली फिर उसके पास कोई हथियार बाकी नहीं रहता। PTI जो है जल्दी जल्दी करके तमाम अपने तरकश के तीर, जो कि बहुत मौसर हो सकते हैं, पॉपुलर पार्टी है, वो इस स्टेज पे आ रही है कि जहां एक दिन उनके पास कोई तीर बाकी नहीं बचेगा चलाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। ये मिस कैलकुलेशंस का एक सिलसिला है नदीम कुरैशी साहब। ये अभी तारिक चौधरी साहब का जो तज्ज़िया, ये बहुत से लोगों की राय है इस वक्त मुल्क में कि तहरीक अदम एतमाद के बाद असेंबलियां छोड़ने का फैसला वो भी बैकफायर किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हर तरह का जोर लगा रही है, कभी कोर्ट जा रही है, कभी पार्लियामेंट के सरप्राइज विजिट्स कर रही है कि हमें उसी ईवान में वापस आना है। फिर लॉन्ग मार्च के जरिए जनरल इलेक्शंस कराने की कोशिश, वो भी बैकफायर की, उसका कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। एक बड़ी अहम पोस्टिंग है, उसको मुतनाज़ा बनाकर एक माइलेज लेने की कोशिश की गई, वो भी बैकफायर हुई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये जेल भरो तहरीक भी इस वक्त तक बैकफायर ही कर रही है सर। तो ये एक सीरीज ऑफ मिस कैलकुलेशंस हैं। और फिर जैसे अभी तारिक चौधरी साहब ने कहा कि आप लोग साथ साथ फायर किए भी जा रहे हैं, तो ये नुकसान नहीं उठा रहे सर आप लोग, क्यों समझ नहीं रहे? देखिए, एक तो तारिक चौधरी साहब से भी, आपसे भी बसत एहतराम। मैं समझता हूँ तारिक चौधरी साहब ने जितनी गुफ्तगू की, मैं वर्ड टू वर्ड हर बात का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि टाइम महदूद होता है, इतनी तवील बात हो नहीं सकती। इन्होंने एक चीज फरमाई कि जी कौन सा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई हमला हुआ है। भाई इससे बड़ा चौधरी साहब, आप तो माशाल्लाह जर्नलिस्ट के उस कबील से हैं जिन्होंने हमेशा मुतदिल बात की है। मैं आपको बड़ा एहतराम देता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ आपसे। ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला नहीं है कि पाकिस्तान का दस्तूर हमें पाबंद करता है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए विद इन 90 डेज वहां इंतखाबात मुनक्किद होंगे। क्या पाकिस्तान की तारीख में, आपने भी प्री पार्टीशन एक एग्जांपल दी, मैं आपसे आफ्टर पार्टीशन एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ, मेरी हेल्प कर दें। कभी ऐसा हुआ कि किसी केयर टेकर गवर्नमेंट ने इंतखाबात के अलावा कोई और जिम्मेदारी निभाई हो? मतलब जो हुकूमतें सिर्फ इंतखाबात करवाने के नाम पर आई हैं, तो इंतखाब के अलावा हर काम कर रही हैं। आपने भी कहा कि जी कौन सी गैर मुल्की साम्राज्य या कब्जा दूसरे किया हुआ है। भाई साम्राज्य शायद लोगों के साथ रियायत करता हो। ये मौजूदा हुकूमत 3 तरह से हमलावर है लोगों पर। एक, लोगों को भूख और अफलास में डाल दिया गया, बजरिया महंगाई, कहा जाता था हम महंगाई खत्म करने के लिए आएंगे। दूसरा, आईने पाकिस्तान पर हमला किया गया। गवर्नर साहब कहते हैं मैं डेट नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशनर साहब कहते हैं मैं डेट नहीं दे सकता। पाकिस्तान की अदलिया को सामने आना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी मूव्स की हैं, पॉलिटिकल की हैं, ये जो जेल भरो तहरीक है, इसका भी मकसद सिर्फ ये था कि हम बजाय अपनी सरकारी अमलाक, निजी अमलाक को जलाएं, तोड़ फोड़ करें, फिर हमें कहा जाए कि ये तो के साथ स्टिक तो करें ना, किसी पॉलिटिकल मूव के साथ खड़े तो हो। असेंबलियों से इस्तीफा, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये चोर हैं, डाकू हैं। अब वापस जाने के लिए आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जेल भरो तहरीक आपने अनाउंस कर दी, आपके अपने लीडर जो है वो गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं है। असद उमर साहब के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। अब कानूनी तरीका क्या है सर? कोई बंदा रज़ाकाराना तौर पर आके गिरफ्तारी दे, उसको गिरफ्तार करने का, कहीं खड़े तो हो किसी चीज के साथ। यशवीन सुनिएगा जरूर, अगर हम किसी चीज के साथ नहीं खड़े, आज के 14 जमाती इत्तेहाद से बात है। कौन सी ऐसी वजह है कि JUI के सरबराह कहा करते थे इन असेंबलियों में बैठना गुनाह कबीरा है?
शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म फरमाया करते थे ये इंजीनियर्ड पाकिस्तान इलेक्शन के के पुराने नतीजे लोग हैं ना, में मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, आपने नया पाकिस्तान बनाना था, आप स्टेटस को की पार्टी नहीं है, आप पुरानी सारी जो गलत रिवायतें हैं सियासत से खत्म करने आए थे, फिर क्या हुआ सर? आज आप मौलाना को कोट करेंगे सर? ये तो ये वक्त आ गया। देखिए बात सुनिए, अगर सब कुछ इतनी आसानी से बनना हो ना तो फिर एक बटन दबाकर आप हर चीज ठीक कर सकते हैं। हर चीज का एक प्रोसेस है। ये नया पाकिस्तान है कि आज लोग शऊरी तौर पे इतने मजबूत हो गए हैं और पाकिस्तान की तारीख की पहली गवर्नमेंट है जो खुद गवर्नमेंट में होते हुए इंतखाबात से पहलू तय कर रही है, इंतखाब से डरती है, वोटर से बचती है। वो लोग जो कहते थे जमहूरियत आप दो इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम है प्रोग्राम में, मैं बात करूंगी इस इशू के ऊपर। आप जेल भरो तहरीक के ऊपर मुझे एक दफा वजाहत कर दें, मैं फिर बिलाल से इस पर रिस्पॉन्ड ले लूं। मैं आई कम टू दैट। मैंने आपको गुजारिश की मुल्तान के देखें, एक तो मैं चौधरी साहब को फिर एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा, इनको जो रिपोर्टिंग जिसने भी की है वो गलत की है। जैन कुरैशी साहब चूंकि उनके वालिद गिरफ्तार हैं, हमने जिस जगह एक स्पेसिफिक पॉइंट अनाउंस किया था नवा शहर मुल्तान पे, हमारी तमाम अराकीन असेंबली, नेशनल असेंबली के मेंबर, सूबाई असेंबली के एक्स मेंबर, हमारे सेनेटर्स और हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। अगर आप चाहें तो मैं क्लिप्स भेज सकता हूं, लेकिन क्लिप्स की क्या जरूरत है? साहब के वालिद अपने पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से मीडिया पे अनाउंस करके गिरफ्तारी देने के लिए गए थे, आप उस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं वो कहाँ है, उनके साथ क्या हो गया। चले मैं आपकी जानिब आती हूँ दोबारा। बिलाल कियानी साहब, ये जो बात इसी से मैं जोड़ लूँ क्योंकि जैन कुरैशी ने भी ये कहा है कि जी इंतकामी कार्रवाई हो रही है हमारे खिलाफ, और खान साहब ने कहा है कि जो मेरे लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं दहशत गर्दों की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है, और इस हुकूमत ने ये मौका जो है वो ले लिया है और इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं हमारे साथ। भाई पहले अब आपके पास कोई सियासी तीर नहीं बचा था तो आपने धक्के के ऊपर गिरफ्तारियां दी, पहले वो भी कुछ लोगों ने दी, कुछ लोग भाग गए। अब ये इनका असल में ना जी मसला ये है इमरान खान साहब का और पीटीआई की हुकूमत का कि ये एक मसनूई सियासी जमात है और पहली दफ़ा इनको बैसाखियों के बगैर काम करना पड़ा, हमेशा बैसाखियों पे चले हैं। तो जब अब ये चले हैं तो अब ये समझते हैं कि जो आते इनको डली हुई है ना, इन्हीं आतों के साथ आगे सियासत चलेगी कि हमने गिरफ्तार भी होना और गिरफ्तारी हमारी मर्जी से होगी। हाँ। हमें इस जगह पे रखें, हमें गिरफ्तार करें तो ये दें, ये ना दें, फिर कोर्टों में जाके क्लॉक करना, फिर उसके बाद में रोना धोना इंतकामी कार्रवाई। आवाम की इनके साथ कोई किसी किस्म की भी हमदर्दी नहीं है इस हमल के ऊपर। ये तमाशा जो उन्होंने लगाया हुआ है, यकीनन हम एक मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, इनके बनाए हुए मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। हुकूमत, कोalition गवर्नमेंट, PMLN उन चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है और इनका पॉलिटिकल सर्कस ख़त्म नहीं होता। इमरान खान साहब की सियासत से आप आज भी अगर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नफरत निकाल दें और अपना इनका ये थिएटर निकाल दें तो और कुछ नहीं है। वो शख्स आज भी कंटेनर पे बैठता है, झंडे लगा के पीछे बैठता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जो मर्जी करता है, वो इस तरह बात करता है। उसकी वही घिसी पिटी एक पुरानी तकरीर है कि मैं निज़ाम बदलना है और ये फलाने चोर हैं, उसके पास और कुछ नहीं है करने को। आपको लगता ही नहीं है कि ये शख्स 4 साल मुसल्लत शुदा ईसाई कभी वजीर आजम नहीं। उनके तो सपोर्टर्स इस बात की बड़ी उनको अप्रिसिएशन देते हैं, वो कहते हैं कि वो बड़े कंसिस्टेंट है अपने नैरेटिव के ऊपर। आप कह रहे हैं घिसा पिटा, एक झूठ में कंसिस्टेंट है, एक तमाशा लगाने में कंसिस्टेंट है, एक इश्तियाल अंगेजी में कंसिस्टेंट है, मगर उनकी सियासत का सारा मरकज आज भी नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून है। आप उसमें निकाल दें, उनके पास कुछ बचता नहीं है। वो शख्स आज भी 4 साल अपनी कारकर्दगी की बात नहीं करता। वो शख्स आज बेल अप्लाई करके खुद बेल लेके कारकुनों को आगे कर देता है। कारकुन आगे करते हैं, फिर इनकी तरफ से जज्बात में आके जब इनके शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे लोग अंदर जाते हैं तो वैसी बात करते हैं। और मेरे भाई ने कुरैशी साहब ने आइन को के मुतल्लिक और आइन की पासदारी की बात की, तो मैं भले कि मुझे कभी दुख भी होता है, साथ हंसी भी आती है जब इनके लोग PTI के लोग आके आइन की के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी दफ़ा रोंदा है कि बंदा हैरान रह जाता है। एक फ़ाशिस्ट जमात ये बन गई है और इनकी फ़ाशिस्ट और ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज़ थी। और आइन को रोनने की मिसाल मैं आपको एक ही दे दूँ तो काफ़ी है कि किस तरह इन्हें साइफ़र जैसा झूठ, जो झूठ इन्होंने बाद में एतराफ़ किया कि वो झूठ था, उसकी बुनियाद के ऊपर पार्लियामान डिसॉल्व की। इससे बड़ा आइन को रोनने की कोई मिसाल हो सकती है? तो इसलिए ये भाई अब आए हुए हैं यहाँ पे, मैं इनको ब्लेम नहीं कर सकता। इनके पास ना कोई बयानिया है ना कोई बात है, तो आके इसी तरह ही राइट लेफ्ट ये हो रहा है वाकई कि पुलिस गिरफ्तारी ले नहीं रही। ये देखिए वो कोई इंस्ट्रक्शंस तो नहीं दी हुई कि इनकी जो इतनी भरपूर जेल भरो तरीके उसको नाकाम बनाया जाए। बुनियादी तौर पे तो पंजाब पुलिस ये मामला डील करी है, केयरटेकर सेटअप वहाँ पे मौजूद है। तो मेरी भी हमदर्दियाँ फ्रैंकली इंतज़ामिया और पुलिस के साथ इस तरह है कि एक सर्कस इन्हीं का बनाया हुआ है ना जी। अब आप पुलिस को भी उसमें एंगेज कर रहे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट पे जिनकी तवज्जो होनी चाहिए। आप कोर्ट्स को उस चीज़ में क्लॉग अप कर रहे हैं,
आप क्या चाहते हैं? एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है जिसका आवाम के मसाइल के साथ कोई भी उसका जो है लिंक नहीं है। और खान साहब की भी जिसे जिद्दोजहद कहते हैं, पहले ये इनको लगता था कि ये कुर्सी से हट नहीं सकते थे, इलेक्शन ये वाकई में चाहते तो उनके पास मुकम्मल इख्तियार था। पीडीएम की कोalition ही उस टाइम पे इलेक्शन मांग रही थी। उस टाइम पे खान साहब को लगता था मैं कुर्सी, इट इज ऑल अबाउट द फैक्ट कि खान साहब कुर्सी से चिमटना चाहते थे और उस टाइम पे, और उनके पास बहुत टाइम था। अभी भी सिर्फ इस चीज का दर्द है कि वो कुर्सी पे नहीं है, वो कुर्सी पे वापस आना चाहते हैं। अवाम के मसाइल के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और आज भी जो ये ड्रामा इन्होंने लगाया हुआ है, इसके साथ मजीद हमारे इदारों को ये कमजोर करना चाहते हैं, मजीद ये रियासत के ऊपर बोझ बनना चाहते हैं और रियासत के लिए मुश्किलात बनाना चाहते हैं। अच्छा तारिक चौधरी साहब, क्योंकि आप ही ने नुकता उठाया, ये सीरीज मिसकैलकुलेशन के ऊपर मिसकैलकुलेशन खान साहब से किस तरह हुई? वो तो ये समझा जाता है कि और कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपना नैरेटिव मेंटेन करना उनको बड़ा अच्छा आता है, लेकिन जैसे आपने कहा सब कुछ बैकफायर होता हुआ लग रहा है उन पर। नहीं, वो ठीक है। वो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की एक खूबी तो ये है कि वो अपना एंगेज रखते हैं अपने वर्कर्स को। आप देखें 9 अप्रैल को या 10 अप्रैल गुज़श्ता साल हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं है जिसमें डिसंगेज किया उन्होंने। वो पॉडकास्ट के जरिए, वो सोशल मीडिया के जरिए, वो जो कौम का खिताब है उनका रोज़ होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो मुसलसल बातचीत करते रहते हैं और अपना बयानिया कायम रखते हैं। ये बात ठीक है। हाँ। लेकिन इशू ये है कि आपके इस बयानिया का डिमांड क्या है ना, जब पॉलिटिकल एक सियासी जमात एक बयानी लेके चलती है तो उसकी कोई डिमांड होती है। डिमांड क्या थी कि इलेक्शन कराए जाए। अच्छा, उस इलेक्शन के राह में खुद कितनी रुकावटें डाली, कितनी दफ़ा आपने इस्तीफे दिए, कितनी दफ़ा आपने इस्तीफे वापस लिए, कितनी दफ़ा आपने इस्तीफे वापस लेने के लिए पिटीशनें की, कितने महीने आप उन इस्तीफ़ों की तामील करने के लिए नहीं गए जो कि रिक्वायरमेंट थी। फिर अचानक आपको हुक्म हुआ तो फिर आपने वहाँ जाके बात करने की कोशिश की, तो स्पीकर साहब ने कहा कि मैं तो इस्तीफ़े कबूल कर चुका हूँ। उसके बाद अभी भाई साहब ने कहा कि जी केयर टेकर हुकूमत जो है सब कुछ कर रही है, इलेक्शन नहीं करा रही, वो खुद जवाब देगी, मैं तो उसका तर्जमान नहीं हूँ। इस तरह इलेक्शन कमीशन का तर्जमान भी ज़ाहिर मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं 2 बातें ज़रूर जानता हूँ। 2 सिनेरियो हैं। आईन पाकिस्तान के मुताबिक अगर 5 साल पूरे होने से पहले कोई एक सीट खाली हो जाए, 10 सीटें खाली हो जाए, 50 सीटें खाली हो जाएँ, तो इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब के लिए तारीख देनी होती है। 35 सीटें पहली खाली हुई, फिर 35 सीटें खाली हुई। इलेक्शन कमीशन 16 मार्च और 19 मार्च या 20 मार्च 2 तारीखें दे चुका है ज़िमनी इंतखाब कराने के लिए। ऐसा ही है जी, कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब। उसके बाद एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल पैदा होती है कि 2 सूबों की पूरी असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा, बिफोर कंप्लीटिंग देयर जो कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है। अब उसमें आईने पाकिस्तान में लिखा है कि गवर्नर और जो ऑफ द कंसर्न्ड जो प्रोविंस है वो तारीख देगा। वो तारीख कैसे देगा कि उसके पास एक समरी आएगी इलेक्शन कमीशन की, कि वो लिखेगा कि जनाब मैंने इलेक्शन कराने हैं, ये 2-3 तारीखें हैं मेरे जहन में, तो आप उनमें से कोई सजेस्ट करें। अब आप गवर्नर साहब सजेस्ट कर देंगे और इलेक्शन कमीशन जो है वो उस तारीख पे जो सूटेबल तारीख होगी इलेक्शन करा देगा। क्या गवर्नर साहबान ने, सूबों के गवर्नर साहबान ने तारीखें अनाउंस कर दी? इलेक्शन कमीशन आईने पाकिस्तान को आप उल्टा पढ़ लें, आप अंग्रेजी में पढ़ लें, उर्दू में पढ़ लें, उसमें इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार तारीख देने का, जहाँ इख्तियार था वहाँ दे दिया, जहाँ नहीं है वो इंतजार कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहाँ से वायलेशन कर दी? अब हमारे मुश्किल ये है कि हर चीज़ में इलेक्शन कमीशन से, सदर साहब से, अदालतों से, हुकूमतों से, गवर्नर साहब से तोक़ो की जाती है कि आज सुबह जो मेरे जहन में बात आई है वो आईने पाकिस्तान बन जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने 2 सिनेरियो रख दिए कि जहाँ इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार था उसने वहाँ तारीख दे दी और जहाँ नहीं था वो इंतजार कर रहा है। क्या ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन सुबह उठे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि चूंकि इत्मीनान दिलाना है एक पार्टी को इलेक्शन का? अच्छा, फिर दूसरी एक और बड़ी बात है आइन के बाद, 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि जब मुल्क में आम इंतखाबात होंगे तो मुल्क में चारों सूबों में मरकज़ में केयर टेकर हुकूमतें होंगी। आज अगर इलेक्शन हो जाए इन 2 सूबों में और वहाँ हुकूमतें बन जाएंगी 2 महीने के लिए, तो फिर जब आम इंतखाबात होंगे तो 2 सूबों में केयर टेकर हुकूमतें कैसे बनेंगी? वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? तो हमें थोड़े सवालों पे गौर करने चाहिए इससे पहले कि हम अपनी आपने वो जो ईसीपी वाला पॉइंट रेज किया, फिर तो आपने पीटीआई के दूसरे पॉइंट को एंडोर्स किया ना, फिर कि वो ये भी तो एक राय रखते हैं ना कि ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते और ये रखना डाल रहे हैं, ये डेलिकेट बात है। मैं इनकी ये खुद जवाब देंगे, लेकिन ये जवाब उसके टेकर उस सूबे के गवर्नर ने देना है। उसे जवाब लें, अदालत ले, आप लें, पीटीआई ले,
इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसको क्यों रगड़ा लगाते हैं आप? किसी इदारे का एहतराम तो बाकी रहने दें। तो कुरैशी साहब, किसी इदारे का एहतराम तो सर बाकी रहने देना। आउट गोइंग जो वो थे मिलिट्री इदारे के सरबराह थे, उनका जो कुछ आपने किया वो मैं क्या यहाँ पे दोहराऊं। जो इस वक्त सिटिंग है उनके बारे में भी कोई मौका आप लोग हाथ से खाली नहीं जाने देते। इलेक्शन कमीशन का सारा मामला तारिक चौधरी साहब ने बड़ी वजाहत के साथ जो है वो सामने रख दिया। या नैब की बात करें, मैं किसी भी इदारे की बात करूं, जो आईनी है, जो इंतजामी इदारे हैं, आप किसी को भी नहीं छोड़ते सर। कोई ऐसा इदारा है इस मुल्क में जो आप समझते हैं कि ठीक है इसको छोड़ा जा सकता है, ये काम कर रहा है? जान के अमाउंट पाऊं तो एक गुजारिश करूंगा, जिस खुशू खुशूस से आपने क्यानी साहब को और चौधरी साहब को सुना है, मुझे भी आप 120 सेकंड देंगी। क्या पाकिस्तान का ये सरगोदों में इदारों का एहतराम था? सरगोदा में जहां हाजिर सर्विसेज हाई कोर्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीर नुमाइश के लिए पेश की गई? क्या पाकिस्तान के जो सर्विसेज चीफ्स को ललकारा गया? आसमा जहांगीर साहबा की उस डेथ एनिवर्सरी पे, जो आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा। अगर हम ये बातें करेंगे ना, ये बड़ी तवील दास्तान है। मैं चौधरी साहब से सिर्फ एक दरखास्त करूंगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई मुतालबा कर रही है तो इनको चाहिए यहाँ पे क्रिटिसाइज करे। लेकिन अगर पाकिस्तान का कलमकार, पाकिस्तान का साफी, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट ये समझता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से अब कोई चीज है, तो मैं फिर उसकी राय को मुनासिब नहीं समझता। मुझे 100% यकीन है। अभी क्यानी साहब ने बार बार फरमाया कि जी सर्कस लगाई हुई है। भाई सर्कस लगाई हुई है, चूंकि आप इस्लामाबाद के करीब बहुत है तो आप सर्कस को ज्यादा करीब से देख रहे हैं। मैं आपको एक अर्ज करता हूं, अगर ये सर्कस है तो आपकी पास गवर्नमेंट है ना, आप 2 सूबों का, चले मैं नहीं कहता आपसे फेडरल का, आप 2 सूबों का इलेक्शन अनाउंस करवा दें, आपको पाकिस्तान की आवाम की राय नजर आ जाएगी। जो लोग आपको ये 2-2, 4-400 बंदों के कन्वेंशन दे रहे हैं, उनको अंदाजा हो गया है। आपके अरकान असेंबली जिन्होंने अभी बाई इलेक्शन जो थे, जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए थे, और 35 सीटों पे जो डी नोटिफाई हुआ इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन, वहां पर आपके लोगों ने खैरातें तकसीम किया कि हम इलेक्शन से बच गए हैं। वजह, जब आप अवाम का जीना दोपहर कर देंगे, क्योंकि रियासत माँ होती है, हुकूमत अवाम के मसाइल करनी पड़ेंगी, आपको इंटरप्ट करके करनी पड़ेंगे। फिर आप कहते हैं सुनती नहीं है, लेकिन बात मामला इतना सा है सर कि ये मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थू थू, ये रवैया कब खत्म करेंगे, कब तर्क करेंगे आप लोग? आपने अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसका हवाला दिया, जो सिर्फ उस एस्पेक्ट का हवाला दिया जो आपको सूट करता है। आपने जो आपका मुतालबा है, जो आपको लगता है कि 90 दिन लिखा हुआ है, सिर्फ आपने उसका हवाला दिया। आपने दूसरी बात नहीं की। 2 सूबाई असेंबलियों को आप लोगों ने डिसॉल्व किया। वो गैर आईनी है कि नहीं आईनी, गैर आईनी है, मैं फतवा जारी नहीं करूंगी, लेकिन आपने एक इंतजामी, एक आईनी मसला जरूर खड़ा किया मुल्क में। और ये वो मसला है जिसकी ये जिस हेयरिंग की आप मिसाल दे रहे हैं, उसके अंदर ऑनरेबल जजेस के रिमार्क्स हैं, जहां पर वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये इस तरह से हो भी सकता है कि किसी और की ईमा पे, किसी और की डिक्टेशन पे अवाम का जो मैंडेट है उसको तहलील कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। तो फिर सर उसके ऊपर भी तो कमेंट करें ना, उस पर भी बात करें। ये सवाल मैंने नहीं पूछा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने ये पॉइंट्स रेज किए। 186 मुंतखब अरकान असेंबली ने वोट किया कॉन्फिडेंस का चौधरी परवेज इलाही साहब। 186 सूबे के लोग, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुंतखब लोगों का इस बात पे कंसेंसस था कि जो कुछ पाकिस्तान की आवाम के साथ पिछले 10 महीने में किया गया, जिस तरह से इस मुल्क से रूल ऑफ लॉ खत्म किया गया, जिस तरह से इस मुल्क के हुक्मरानों ने पब्लिक वेलफेयर का कोई एक प्रोजेक्ट, पब्लिक वेलफेयर का कोई एक प्रोजेक्ट बता दे जो किया गया हो, मां सिवाय अपने मुखालिफिन पे FIR के इंदराज के, मां सिवाय अपने ऊपर दर्ज मुकदमात के खात्मे के, कोई एक स्टेप मुझे बता दे। तो जब सब लोगों का कंसेंसस था कि इस असेंबली को डिसॉल्व होना चाहिए, हम उस निजाम में नहीं बैठ सकते जहां लोगों को 300 रुपए लीटर पेट्रोल मिले, जहां 60 रुपए बिजली का यूनिट हो, जहां गरीब खुदकुशी में मजबूर हो, जहां लोग आटे के थैले के लिए जान इसलिए नहीं सुन सकते कि मैं सवाल कुछ करती हूँ, आप जवाब कुछ देते हैं सर। मैं सवाल आपसे कुछ और, मैं आपसे एक आईनी जो बहरान बन सकता है आप लोगों की मूव की वजह से उस पर सवाल कर रही हूँ। आप मुझसे सवाल कर जवाब जो है वो मुझे जी। मैंने मोहतरमा आपके सवाल का जवाब दिया है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस को ये इजाजत नहीं देता कि वो ऐसी सूरत हाल में असेंबली डिसॉल्व कर दे? क्या लोगों का जीना दुभर हुआ? क्या उन्होंने अब कॉन्स्टिट्यूशन को काम किया? के उसी हेड को जो जिनको अभी आप कोट कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब रिकॉर्ड पर आके कह चुके हैं कि हमारे लोग इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। खान साहब ने कहा है तो हमने असेंबली तहलील की और हमने ये मूव किया। अच्छा एक मिनट दीजिएगा, सिर्फ एक, क्या अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ने गैर आईनी काम किया है तो उसको क्यों नोटिफाई किया? उनके उस इक़दाम को गवर्नर ने क्यों नोटिफाई किया इलेक्शन कमीशन ने? इसका मतलब है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी की। हाँ, पंजाब ने उसमें दस्तखत नहीं किए हैं, उनका यही मौकफ था जो अभी आप सवाल कर रहे हैं। और वो डेट भी इसीलिए नहीं दे रहे हैं बिकॉज़ उन्होंने ये कहा है कि मैंने रेजोल्यूशन की समरी में साइन नहीं किया, मैं डेट क्यों दूं? बहुत बड़े मासूम है।
बहुत मासूम और बड़े भोले लोग हैं, तो उन्होंने बिल्कुल साइन नहीं की। जो गवर्नर केपी ने साइन किया है, गवर्नर केपी ने साइन किया है, उनका लॉजिक क्या है, जरा वो भी फरमा दे मुझे आप। मतलब एक ही वक्त में एक ही मुल्क के दो सूबों में दो गवर्नर हैं। अच्छा चले, मैं बिलाल कियानी साहब, क्योंकि ये बार बार एक बात कुरैशी साहब जो है वो अपनी गुफ्तगू के अंदर के इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, वो कह रहे हैं आपसे ये जो भी 10 महीने गुजरे हैं आपने ऐसा क्या कमाल कर दिया है। ये सवाल भी किया जाता है और बल्कि ये दावा किया जाता है कि जब हम आए थे हुकूमत में पीटीआई वालों की तरफ से तब हालात बहुत बुरे थे, स्टैट्स और नंबर्स बहुत ख़राब थे। जब हम गए हम सारा कुछ अच्छा छोड़ कर गए और अब आप लोगों ने पिछले 11 महीने में वो सब बर्बाद कर दिया। जी ये चलें, ये कहानी करना चाहते हैं, झूठ इनकी जमात बोलती है और इनको खैर टॉकिंग पॉइंट्स मिले होंगे तो ये बोल रहे हैं मईशत के ऊपर। मगर देखिए पहले मुवाजना आप कर लें 2013 से 18 का, तो 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत छोड़ के गई थी और जिस तरह 2013 में बल्कि संभाली थी, 2013 में जब संभाली थी और 2018 में जो छोड़ के गई थी और जिस वजह से छोड़नी पड़ी थी वो भी आपके सामने है। वो हकीकत आज हमारी तारीख का हिस्सा है कि 2017 में क्या हुआ और नवाज शरीफ साहब को किस तरह वज़ीर आज़म के ऑफिस से निकाला गया और उनको फिर सिर्फ वहाँ से नहीं पार्टी के उहदे से निकाला गया और उसका जो अजाला है, उसका जो नुकसान है वो कौम को भुगतना पड़ा है, हमारी मईशत को, हमारी आवाम को वो भुगतना पड़ा है। तो हम उम्मीद है इससे सब सबक सीखेंगे। मगर जहाँ तक मुआशी इंडिकेटर्स की बात है, जब हम 2018 में हुकूमत छोड़ के गए तो GDP ग्रोथ 6.1% थी, फूड इन्फ्लेशन 3% से नीचे थी, वैसे इन्फ्लेशन 4% से नीचे थी। हमने एक IMF का प्रोग्राम पहली दफ़ा तारीख में मुकम्मल किया था, टैक्स रेवेन्यूज़ दुगने किए थे और एक आप जिसे कहते हैं कि हम स्टेबलाइज करके इकॉनमी को एक ग्रोथ पाथ पे लेके जा रहे थे। इन लोगों ने आते ही 4 साल में, पहले साल में ही आते मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा PTI की हुकूमत के पहले साल में मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा नेगेटिव टैक्स ग्रोथ हुई थी। मतलब कि 2019 में पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में पिछले साल के मुकाबले में टैक्स ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हुई थी, टैक्स में कमी आई थी। इसी तरह मेरे ख्याल से 1958 के बाद इनके ही दौर में पहली दफ़ा मनफी GDP ग्रोथ हुई थी। 4 सालों में इन्होंने 78% पब्लिक डेट या कर्जे बढ़ाए हैं, 25,000 अरब से तकरीबन 44,000 अरब इन्होंने किए और 4 साल इनके दौर में मुस्तकिल महंगाई रही है। ये अक्सर ब्लेम करते थे कि जी दुनिया में इन्फ्लेशन है, 4 सालों में दुनिया की इन्फ्लेशन में उतार चढ़ाव आए मगर इधर कभी महंगाई में उतार चढ़ाव नहीं आया। 4 वज़ीर ख़जाना ने बदले और पहले साल में इन्होंने असद उमर साहब को इस तरह पेश किया कि जैसे हमारी मईशत के पोस्टर बॉय ये सारे मसाइल हल करेंगे। उन्होंने बड़े बड़े दावे के 50 करोड़ 50 लाख घर और पता नहीं 10 करोड़ नौकरियां और ये वो। तो उसके बाद हकीकत ये है कि इनने गुर्बत की लकीर के नीचे लोग धकेले, इन्होंने बेरोजगार लोग किए इनकी हुकूमत ने। और वो कहते हैं कोविड दुनिया का एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ हमारे दौर में। मैं आपको वो कहते हैं हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने सराहा कि पाकिस्तान ने खुद को स्टेबल रखा। मैं आपको बताऊं, आप प्री कोविड भी इनकी परफॉर्मेंस देख लें, मैं आपको इंडिकेटर्स दिखा दूंगा। तो पहले साल में चले, पहले साल तो प्री कोविड था ना जी। असद उमर साहब को उन्होंने 10 महीने ने रखा, पहले कहा हम IMF नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, IMF नहीं जाएंगे। उसके बाद IMF का प्रोग्राम इन्हें डिले किया। जब नेगोशिएटिंग पोजीशन बिल्कुल कमज़ोर होगी तो इन्हें एक IMF का प्रोग्राम ऐसा नेगोशिएट किया जिसका हम आज तक कॉस्ट भुगत रहे हैं और आज भी हमें इनका टूटा फूटा IMF प्रोग्राम लेके चलाना पड़ रहा है क्योंकि ये डिफॉल्ट के नैज पे मुल्क को छोड़ के गए हैं। वायलेट किया नहीं, नेगोशिएट किया, असद उमर साहब से नेगोशिएट करा के उनको फारिग किया। फिर जिस फाइनेंस सेक्रेटरी ने उस वक्त पे खड़े होकर कहा कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये फ्रंट लोड कर रहे हैं, इस पे आवाम पे बहुत ज्यादा डलेगा, उस फाइनेंस सेक्रेटरी को घर भेजा गया। फिर हफीज शेख साहब आए, हफीज शेख साहब के बाद हमाद अजहर साहब बेचारे चंद दिनों के लिए वजीर खजाना बने। फिर शौकत तरीन साहब आए और नवंबर 2021 में जब इन्होंने अपना ही स्टॉप स्टार्ट प्रोग्राम रिवाइव करके खुद शराइत तय की तो 2 मार्च 2022 में जब इनको नजर आ गया कि इनकी हुकूमत जारी है तो उन्होंने अपने ही वादों की खिलाफी की और वो मुआहदा तोड़ा और IMF को एतमाद में लिए बगैर तोड़ा, ये जानते हुए कि इनकी कारकर्दगी की वजह से हमारे पास मुल्क में डॉलर्स की किल्लत थी और अगर IMF को हमने कॉन्फिडेंस में ना लिया और IMF का प्रोग्राम स्टॉल हो गया तो हम अगले चंद माह में डिफॉल्ट कर सकते हैं। ये जानते थे, मगर जब इनको अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आई तो इन्होंने इसकी परवाह नहीं की। इन्होंने आपने साइफर के मामले में देखा, इन्होंने मईशत के ही मामले पे इन्होंने कहा रियासत दाव पे लगा लो अपनी कुर्सी बचाने के लिए। तो इनका टूटा फूटा प्रोग्राम लेके हम जब हुकूमत में आए, आपको याद होगा पहले हमारी हुकूमत का भी, हमारी जमात का भी ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शंस में जाना चाहिए, मगर जब
खान साहब को निकाला और इन हालात को संभालने के लिए सिर्फ एक लेजिटिमेट इलेक्टेड हुकूमत ही उस टाइम पे IMF के साथ ये प्रोग्राम रिवाइव कर सकती थी। हमने मुश्किलात से जब वो प्रोग्राम रिवाइव किया तो उन्होंने उसको भी सबोटाज करने की कोशिश की। आपको शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक्स आपने देखी, उसके बाद और इनको डर थी इस बात की कि ये प्रोग्राम रिवाइव हो रहा है, तो ये इनने ज्यादती की है। सियासत अपनी जगह प्रोग्राम नाउ, क्योंकि अभी एक रिसेंट जो है ना वो एक कैंपेन सोशल मीडिया पे फिर स्टार्ट हो गई है कि जी वो कोई कह रहे थे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, उसकी कोई डिटेल्स शेयर नहीं कर रहे, गलत बयानी है। नहीं देखिए 9 तारीख को IMF का मिशन जो है तकरीबन 9-10 दिन गुजार के यहाँ से गया है। इन प्रिंसिपल सारी चीज़ें तय पा गई थी। फाइनेंस सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल भी उसके नतीजे में आपके सामने है। बाकी वर्चुअल डिस्कशंस जारी हैं टू कंप्लीट द मॉडलिटीज़। इंशाल्लाह चंद दिनों में आप देखेंगी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी सामने आ जाएगी। साथ साथ दोस्त ममालिक के साथ भी बात चल रही है। आपने देखा अभी $700 मिलियन की इनफ्लो चाइना से भी कमिट हुई है। तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं और इस साल इन हालात में हमारी हुकूमत इंशाल्लाह सारा काम जारी रखेगी। और इस जब से हमने हुकूमत संभाली है तो हमने 3 प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करने की मुस्तकिल कोशिश की है कि एक तरफ हम IMF का प्रोग्राम ड्राइव करके अपनी एक्सटर्नल अकाउंट पोजीशन को बेहतर करें और अपने खसारे कम करें, साथ ही साथ जितना मुमकिन हो सके कम से कम बोझ जो है वो हम अपने सबसे कमज़ोर तबकात पे डालें। और आपने देखा कि इस IMF प्रोग्राम के इन नेगोशिएशंस में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो रकम है वो 360 से 400 अरब की गई। और तीसरी तरजीह जो हम साथ साथ करते रहे हैं कि जो अनफॉर्चुनेट हमारे सैलाब आए, सैलाब ज़दगान की भी जो मदद है, तो हमने प्रायोरिटीज़ को चलाते हुए इस प्रोग्राम को भी लेके चल रहे हैं और इस मईशत को भी संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये कोशिश हम जारी रखेंगे, ये जो मर्जी सर्कस चलाते हैं। अच्छा, ये डिस्कशन में कुछ ऐड करना चाहते हैं चौधरी साहब तो ज़रूर ऐड करें, बट ये जितनी क्राइसिस की सिचुएशन अभी क्यानी साहब ने बताई है और जो हमें भी पता है चैलेंजेस इस वक्त हैं, उसके अंदर आपको कोई नया आईनी क्राइसिस, इंतजामी क्राइसिस तो नहीं सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये जो कुछ प्रोसीडिंग्स कुछ दिनों की आपने भी देखी होंगी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ये जो सवालात उठाए जा रहे हैं कि असेंबलियाँ तहलील क्या ऐसे हो सकती हैं, नहीं हो सकती, या अगर कोई रिवर्ट होने की तरफ ये मामला जा सकता है, नहीं, हाउ डू यू सी, कैसे अनफोल्ड होगा? क्योंकि PDM की तरफ से भी एतराज़ एक उठाया गया, उसको लेकर भी बहुत बात की जा रही है कि ये भी किसी क्राइसिस की तरफ लेके जा सकता है। अदलिया के अपने कॉमेंट्स को लेकर भी बात की जा रही है। देखिए, कोई भी अदालती मामला जो है ना उसके ऊपर तो बसद एहतराम हम ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। जी जी। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो वकला फ्रेटर्निटी जो है वो भी डिस्कस कर रही है, सजदा निगार भी कर रहे हैं, आम आदमी भी कर रहा है कि इसमें क्या जो है इसकी हिकमत पोशीदा है कि अगर कितना अहम मामला है, 2 सूबों के इलेक्शन का मामला है और डेफिनेटली सूमोटो लिया गया है। चीफ जस्टिस साहब के पास अदालती और इंतजामी एग्जेक्टिव इख्तियारात होते हैं इस तरह का फैसला करने के, लेकिन इतने अहम मामले पर 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं जस्टिस काजी फाइज़ा और सरदार तारिक मसूद साहब, क्यों नहीं, एक क्वेश्चन है वकला की बरादरी में जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। फिर ये है कि अगर कुछ दुनिया भर की अदालती ट्रेडिशंस और रवायात मौजूद हैं कि अगर किसी लोअर लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक अगर कहीं किसी बेंच के रुकन पर एतराज़ हो तो या तो वो खुद विड्रा कर लेते हैं या फिर ये है कि चीफ साहब भी जो है उसकी रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं वो उनका चेक होना ज़रूरी है। तो ये बड़ी एक तनकीद है कि अगर इस तरीके से ये प्रेसिडेंट सेट होने दिया गया तो फिर तो कोई भी आएगा कहेगा जी उस पर एतमाद नहीं है, एक्स पे वाई पे, तो फिर ये तो ये मामला मुझे एक आम आदमी को सब अगर मेरे साथ कोई ज्यादती होगी तो मेरे पास रेमेडी क्या है? अदालतें हैं, तो मैं कोई आम आदमी अदालतों पर क्यों इतराज़ करेगा? जाहिर है कहीं ना कहीं दुनिया में कोई वाक़या पेश आता है तो उसका पस मंज़र होता है। दूसरी बात यह है कि अभी इकोनॉमी की बात हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथी कुरैशी साहब पोलिटिकल वर्कर हैं। पोलिटिकल वर्कर को हमेशा पोलिटिकल फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी कुव्वतों को, वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमातें हों, उनको हमेशा मुश्किल तरीन हालात में हुकूमतें मिलती हैं। मुझे याद है हम छोटे मोटे उस वक्त भी साफत करते थे, 2008 का सिनेरियो याद है आपको? $1.5 अरब के टोटल रिजर्व थे हमारे पास। 5 साल की 7 साल की बड़ी शानदार हुकूमत चली थी। उसके बाद पाकिस्तान पीपल ने टेक ओवर किया, 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी उस वक्त। और कहाँ तक गया था डॉलर, इनको याद होगा ज़्यादा अच्छे तरीके से। और पेट्रोल कहाँ तक गया था उस वक्त, हालांकि कोई और पैसा भी आ रहा था कुरेशन स्पोर्ट का। इसके बाद 5 साल हुकूमत चली, स्टेबिलिटी रही और 2013 में 12 से 13 घंटे की लोड शेडिंग और फर्स्ट किस्म की सलाला हो चुका था, त्योहार हो चुका था, स्वात में हमने ऑपरेशन किया था और कोई पॉलिटिकल गिरफ्तारी उन 5 सालों में नहीं हुई। 13 के बाद जो कुछ हुआ और फिर उसके बाद जो है फिर किस तरह से स्टेबिलिटी को इंस्टेबिलिटी में बदला गया या बदल गई, ये सारी वो चीज़ें हैं जिस जब हम इकोनॉमी पे बात करते हैं ना, ये तो इकोनॉमी के एक्सपर्ट है, मैं तो ले मैन हूँ। ये सारी चीज़ें इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूशन जब तक किसी मुल्क में ना हो, जब तक किसी मुल्क में, मुझे बताइए किसी गली में, मैं तो छोटी सी मिसाल देता हूँ हमेशा, किसी गली में दंगा फसाद हो रहा हो, उस गली में दुकान खुलती है? जिस मुल्क में हर वक्त जो है
इस तरह का खलफशार हो, अफरा तफरी हो, और कोई पता ना हो कि कल सुबह क्या होना है, क्या उस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, क्या उस मुल्क की इकॉनमी ठीक हो सकती है, जिसमें हर वक्त एहतजाज हो रहा हो, जहाँ हर वक्त जो है इस बात का फैसला हो रहा हो कि जो है वो तब्दील होनी है चीज़ें, ना कंटिन्यूशन हो ना स्टेबिलिटी हो, वहाँ भाई अगले 20 साल में अगर यही कुछ राज्यों कुछ आज हो रहा है, ये तशरीफ ले आएंगे, इनसे भी ठीक नहीं होगा, इनसे भी ठीक नहीं होगा मामला। अच्छा, आई हैव टू वाइंड अप द प्रोग्राम में एक वन लाइन कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ बिलाल, ये चीज़ें आपको कहीं किसी उसकी क्लाइमेक्स की तरफ कभी जाती हुई दिखाई देती है? वो जैसे अभी तारिक साहब ने कहा, मैं उसी पर्सपेक्टिव में सवाल करी हूँ कि इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इतनी अनसर्टेनिटी, और लगता नहीं है कि खान साहब और पीटीआई मूड में कहीं पर भी इस चीज़ को कुछ वक्त के लिए रोकने के लिए। सो हाउ डू यू प्लान टू गो फॉरवर्ड विद इट? देखिए, हम PMLN और मुझे उम्मीद है सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो अपना एक काम जारी रखेंगी। ये जो खान साहब ने नफ़रत की आग लगाई है इसको बुझाएंगे, साथ साथ जो रियासती मामलात हैं, कुछ संजीदा मामलात हैं, चाहे वो हमारी डिफेंस से रिलेटेड हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, हमारी मईशत से रिलेटेड हैं, जो ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, हम उन चीज़ों को और अवामी मसाइल के ऊपर तवज्जो देते रहेंगे। और साथ साथ ये जो पोलराइजेशन और ये जो नफ़रत अंगेज़ जो सियासत कर रहे हैं खान साहब, इसको भी हम इसको कोशिश करते रहेंगे कि लोगों को उनकी मैसेजिंग जो है, जो नेगेटिव मैसेजिंग है, उसके खिलाफ जो परसेप्शन वो बनाने की कोशिश करते हैं, जो आग वो भड़का के अपनी सियासत चलाने की कोशिश करते हैं, इसको भी बुझाएंगे। और जो बेस फंडामेंटल इश्यूज़ हैं हमारी मईशत के और हमारी कौम की, उसके भी तवज्जो देते रहेंगे, हम अपना काम जारी रखेंगे। पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी जो आप लोगों को नहीं लगता आप लोगों ने मिस कर दी? अगर वो वापस आना चाहते थे कौमी असेंबली में, सो डिस्पाइट व्हाटएवर हैड हैपेंड, आप लोग आने देते हैं वापस उनको? डोंट यू थिंक वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता था? जी देखिए, ये पार्लियामान कोई मजाक तो नहीं है ना। अब आपने इस्तीफे दे दिए, अब आप वापस आना चाहते हैं। और बात ये है कि देखें, इन लोगों ने, आप मुझे एक मिसाल बता दें इमरान खान साहब की जहाँ पे उन्होंने अपनी अना से आगे इस तरह का कोई किसी किस्म की विलिंगनेस दिखाई हो दूसरी जमातों के साथ बैठने की। बतौर वज़ीर आज़म उसको लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ वो हाथ नहीं मिला सकते थे। बालाकोट इंसिडेंट हुआ तो जनरल बाजवा तो वहाँ पे आके ब्रीफिंग दे सकते हैं, मगर ये मौसूफ उस टाइम पे भी नहीं बैठे। ये एक मीटिंग में भी इन्हें गवारा नहीं किया कि 4 सालों में अपनी अना से आगे वो बैठ सकें। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? वो कहते होते थे कि मुझे इंडिविजुअल ब्रीफिंग मिल गई है, सो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्रीफिंग। वक्त खत्म हो गया, मज़ीद ज़रूर बात करती इस पर। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल कियानी साहब आपके वक्त के लिए, तारिक चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए, नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, उनके शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।